मेरे पिता की मौत किस उम्र में हुई? वो 65 साल के थे। 1 लाख करोड़ रुपए होते हुए भी दुनिया का कोई भी डॉक्टर, दवा, मशीन या कोई भी ताकत मेरे पिताजी को एक दिन एक्स्ट्रा नहीं दे पाया। कोई भी इन पैसों से आधा दिन भी नहीं खरीद सकता। अगर ऐसा होता तो अमीर कभी मरते ही नहीं। मरते क्या? नहीं सर। 100 करोड़ में मेरी आने वाली 3 पुश्तें बैठ के खा सकती हैं। बाकी के पैसे की तो जरूरत ही नहीं। कृष्णा जी। जी सर। ये देखिए, हमारे आजाद भारत में कितने लोगों को 3 वक्त का खाना नहीं मिलता? करीब 20 करोड़ लोगों को। भूखमरी से कितने मरते हैं? रोज तकरीबन 7,500 लोग सर। मुझ जैसे मुझ जैसे अमीर लोग इनकी मदद कभी क्यों नहीं करते? एक तरफ फुटपाथ पर कोई भूखा मर रहा होता है और सामने से 20-25 लाख की गाड़ियां जा रही होती हैं। हम दिल बड़ा करें तो सबको रोटी मिल सकती है। मैं 1 लाख करोड़ का मालिक हूं, क्या मैं इन लोगों की जरा सी भी मदद नहीं कर सकता? इसलिए मेरा जो हिसाब के बाहर पैसा है उसे मैं खुद पर नहीं, गरीबों पे खर्च करूंगा। मैं एक चीज में बहुत विश्वास रखता हूं, भलाई करो तो उस भलाई का सिला हमें डबल भलाई से मिलेगा। इंसान अपनी हैसियत से नहीं, कर्मों से बड़ा होता है। पिताजी भी हमेशा से यही सिखाते आए हैं। आज से बीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज देश के हर गरीब का सहारा बनेगी। हम बिना कोई मुनाफा रखे मिडिल क्लास परिवारों को कम से कम दामों पे पक्के घर बना कर देंगे। MRP की आड़ में गरीबों को लूटेंगे नहीं, बल्कि सब सस्ते में देंगे। भारत में ना कोई भीख मांगेगा और ना ही भूख से मरेगा। पूरे देश में मुफ्त खाना बांटने का इंतजाम करो। ये सब हम कब शुरू कर सकते हैं? अगले साल तक शुरू कर देंगे सर। आपको जाकर कहीं पुल बनाना है? हाँ? भूखों तक खाना पहुंचाना है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। इस काम में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। निजी फायदे के लिए पावर का इस्तेमाल तो करते हैं, अच्छे काम के लिए भी करके देखते हैं। अब खाना बांटना अगले हफ्ते से शुरू कर सकते हैं और बाकी सारे काम अगले महीने से। थैंक यू। ये सर को क्या हो गया है? कॉस्ट कटिंग की बातें करने वाला दान धर्म की बातें कर रहा है। वो देखो सर, दाएं हाथ से साइन कर रहे हैं। तो हमेशा बाएं हाथ से साइन किया करते थे। मुझे यहाँ नहीं रहना भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे अपनी बहन से मिलना है साहब, मैं उसके बिना नहीं जा जा बच्चा, अच्छे कर्म तुझे तेरी खोई हुई चीज लौटा देंगे। बिजनेस टाइकून विजय गुरुमूर्ति ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि वो गरीबों के लिए एक नई योजना लाए हैं। उसे एंटी बिकिली के नाम से शुरू करेंगे, जिसके अंदर गरीबों को बहुत ही कम दाम में सामान मिलेगा। जबकि किसी भी भाषा के शब्दकोश में एंटी बिकिली का कोई अर्थ नहीं है, पर ये रहस्यमय नाम उम्मीद के किरण से भरपूर है। आइए अब उन घरेलू चीजों के सामान की लिस्ट को देखें जिन्हें ये बहुत ही कम दामों पर बेचने वाले हैं। 3 रुपए में साबुन, 7 रुपए में पेस्ट और ब्रश, 9 रुपए में 1 किलोग्राम अच्छी गुणवत्ता वाले चावल, 10 रुपए में रोजाना की सब्जियां, 12 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी, 20 रुपए में 1 लीटर दूध, 30 रुपए किलो तूर दाल, 40 रुपए में 1 लीटर पकाने का तेल, 15 रुपए में चप्पल, आसान किश्तों वाला 23,000 का घर। आइए अब हमारे रिपोर्टर से इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। विजय गुरुमूर्ति के एंटी बिकिली के बारे में लोगों की राय बताइए। बिजनेस टाइकून विजय गुरुमूर्ति ने एक बहुत ही सनसनीखेज घोषणा की है कि वो गरीबों के लिए एक नई योजना लाए हैं और उसे एंटी बिकली के नाम से शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत गरीबों को दिमाग चकराने वाले दर पर सामान बेचा जाएगा। जबकि किसी भी भाषा के शब्दकोश में एंटी बिकली का कोई अर्थ नहीं है, पर ये रहस्यमय नाम उम्मीद की किरण से भरपूर है। आइए उन घरेलू सामानों का भाव देखें जिन्हें उन्होंने बेचने की योजना बनाई है। क्या बात है बेटी, ऐसे चुपचाप क्यों हो? आपसे बात करनी है, थोड़ी देर बैठिए ना। विजय पहले जैसा नहीं लगता माँ। उसका उठना बैठना सब कुछ बदल गया है।
ऐसा कैसे हो सकता है? विजय गुरुमूर्ति ने कसम खाई है कि भारत में कोई भी भूखा नहीं चलो सोएगा। कोई बात नहीं, कोई तो पैसे वाला हम गरीबों का दर्द समझ रहा है। अगर सच में उस देवता ने 23,000 में घर दे दिया ना, तो बारिश में हमारे बच्चों को भी छत नसीब होगी। जब एक ही अमीर आदमी इतना सब कुछ कर सकता है, तो सभी अमीर आदमी ऐसा करेंगे तो देश से गरीबी दूर हो जाएगी ना। ये विजय गुरुमूर्ति पर कौन सा भूत सवार है? एंटी बिकली योजना मार्केट में आ गई तो लोगों के धंधे ठप हो जाएंगे। महंगाई ही तो हमारा वो हथियार है जो उन्हें गरीब और हमें अमीर बनाता है। खाना, कपड़ा, दवाइयाँ, अब बस खंबा सस्ता करना बचा है। घर भी सिर्फ 23,000 में देने वाला है। हाय सर, आपने जैसे कहा था उसी हिसाब से हमने कम बजट वाला घर बनाया है। 10x6 का हॉल और 10x6 का बेडरूम है सर। इस घर में एक परिवार आराम से रह सकता है। सर थोड़ा बिजी ठीक है, भेज दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ। आपने बताया नहीं कि सेठ जी मिलने आए हैं। इनसे पहले आए 3 सेठ भी बाहर बैठे हैं। ओह। पहले की मीटिंग चल रही है। सॉरी, आपको वेट करना पड़ रहा है। बॉस जरूरी मीटिंग में बिजी है। कोई बात नहीं साईं, हम छोटे लोग हैं ना, हमसे कोई बड़े लोग अंदर बैठे होंगे। कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। आप सब में से कोई भी अपाहिज नहीं है। काम नहीं मिलता इसलिए भीख मांगते हो, पर अब मैं आप सबको काम दूंगा। जानवरों तक को रहने के लिए घर चाहिए होता है। आप तो इंसान हैं, आपके लिए घर का इंतजाम होगा। एक सवाल है मेरा, तुम जो दे रहे हो उसे हम क्या समझे? ये घर और नौकरी भी तो तुम भीख में दे रहे हो। हमें कौन सा हुनर है, एक दिन उठा के फेंक दोगे? मेरे होते ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसमें जो काबिलियत है उसके हिसाब से काम देंगे। तुम हक का कमाओ। ये सुड़ बंद करना बे। जूस को चूस के पीना किधर सीखा? चूसिया भिखारी कहीं का। सारे काम टाइम पे हो जाए। सर एक मिनट सुनिए सर। अरविंद के भाई का फोन आया था। उसने कहा कि अरविंद शिवा और प्रवीण के साथ दुबई गया था, पर काफी दिनों से उसका फोन नॉट रीचेबल है। शेख ने भी उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिल रहा। मैं असिस्टेंट कमिश्नर गोपाल, सर ने बुलाया है मुझे। सर, असिस्टेंट कमिश्नर गोपाल आए हैं आपसे मिलने के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर गोपाल? वो कह रहे हैं कि आपने ही उन्हें बुलाया है। अरे सर, आप सर्जरी का निशान आपको दिखाई देगा सर। सर नमस्ते, मैं असिस्टेंट कमिश्नर गोपाल यहीं से गुजर रहा था। रास्ते में आपका घर देखा तो मैंने सोचा चलो मिलता चलो। आपका घर तो बिल्कुल महल जैसा लगता है सर। सच में आप जैसे लोग हैं इस जमाने के असली बादशाह। बैठिए। सॉरी सर, मैं झूठ बोलकर अंदर आया। कोई बात नहीं, बैठिए। और आप कैसे हैं सर? शिवा और अरविंद कैसे हैं? सब ठीक है सर। आप? अरे हम जैसे लोग ऊपर वाले की कृपा से कम और आप जैसों की कृपा से ज्यादा ठीक रहते हैं। अब आपकी तबीयत कैसी है सर? अब ठीक है। वो दुबई में एक्सीडेंट हुआ था और एक छोटी सी सर्जरी भी हुई थी। ऊपर से उसी वक्त डैड चल बसे। मेरा दिमाग ये सदमे को झेल नहीं पाया। बहकी बहकी सी बातें करता था जिनका कोई सर पैर नहीं। आपसे भी की थी ना? हाँ की थी ना, जरूरत से ज्यादा बहकी बातें की थी सर। आप घबराए हुए पुलिस स्टेशन आए, कहने लगे मैं विजय नहीं हूँ, मैं सत्या हूँ, और फिर अपनी कहानी सुनाने लगे। आपको पता है एक सत्या असली में है सर, यहाँ बस्ती में ही रहता था। कितना अजीब इत्तेफाक है। सच में? हाँ हाँ, यकीन नहीं होता। जब मुझे नहीं हुआ तो आपको यकीन कैसे हो सकता है? आपने जैसा बताया था सत्या भी एक गरीब खाना बदोश निकला सर। ये एक्सीडेंट से आप अंतर्यामी कैसे बन गए? ऐसा नहीं है, पर पता नहीं मेरे दिमाग मैं आपकी चोट देख सकता हूँ सर? जरूर। ढक्कन की तरह बंद किया है। आप तो बोले छोटी सी सर्जरी थी। टांके देख के तो लगता है जैसा पूरा दिमाग ही बदल डाला हो। चलो मुद्दे पे आता हूँ। अपने बैंक से 20 करोड़ लोन के शक्ल में दिलवा दो ना सर। और हाँ, पर्सनल लोन, किसी को शक नहीं होगा। बस आप कह दो तो काम बन जाएगा। सॉरी सर, गलत काम मुझसे नहीं होगा। कोई और मदद है तो बताइए। आप अच्छे पुलिस वाले हैं, बुराई को मत चुनिए।
ये रास्ता डुबो देता है। अच्छाई और बुराई का हिसाब बाद में करेंगे। मैं आपके राज को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। विजय गुरुमूर्ति के शरीर में सत्या भिखारी का दिमाग। क्या करे, पैसा चीज ही है, इससे सत्या सर जितना खाओ भूख उतनी बढ़ती जाती है। आपके लापता दोस्तों के मोबाइल बंद पड़े हैं। उन तीनों को कल पुलिस स्टेशन लेकर आओ, या फिर इशारा समझ गए ना। मालिक, विजय गुरुमूर्ति का कारनामा सुना? उसने एक योजना बनाई है। उसका नाम है एंटी बिकली योजना। उसमें वो गरीबों को मुफ्त खाना, सस्ता राशन और सस्ता घर भी देने वाला है। तो करने देना है। मालिक, आप समझ नहीं रहे हैं। अगर उसने पैसा नहीं दिया तो हमारी पार्टी कैसे चलेगी? कल के दिन अगर उसने अपनी पार्टी शुरू की तो हमारा क्या होगा मालिक? लोग उसे ही वोट देंगे। वो तो बन जाएगा हीरो और आप जीरो। आज यहां पे मौजूद सारे गरीब भाई बहनों का हमारे इस एंटी बिकली परिवार में स्वागत है। एक अमीर आदमी गरीब को अचानक अपना समझ रहा है, एंटी बिकली कर रहा है। आखिर क्या है ये एंटी बिकली? कौन है ये बिकली? इन सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको दूंगा। बिकली नाम मैंने उन लोगों का रखा है जो धन की लालच में दूसरों का फायदा उठाते हैं। अब कौन होते हैं ये लालच में अंधे लोग? इन्हें कैसे पहचाने? और क्यों मैं इन लोगों को बिकली कह रहा हूं, लालची इंसान नहीं? ये सोचने वाली बात है। वजह यह है कि इस शब्द का मतलब आपको किसी शब्दकोश में नहीं मिलेगा। उन्हें चोर, बेईमान ऐसे नाम भी दे सकता था, पर ये घिस चुके हैं। इनका अब असर ही खत्म हो चुका है। उल्टा ये उन्हें उनकी तारीफ लगती है। उनके लिए एक नया नाम चाहिए, बिकली। जो भी इनके खिलाफ खड़ा होगा कहलाएगा एंटी बिकली। एंटी बिकली एक जंग है, जैसी आतंकवाद के खिलाफ होती है, हिंसा के खिलाफ होती है। यह इंसाफ और हक मांगने की जंग है। दुनिया में कितना कुछ बदल गया है, लेकिन गरीबी जहां थी वही है। एक गरीब पैदा भी गरीब होता है और एक दिन मरता भी गरीब है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? दिन रात मेहनत करने के बाद जो मिलता है उससे गुजारा तक नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक गरीब को गरीबी में रखना ही बिकली की अमीरी का राज है, और उसका हथियार भी। आज की इस एंटी बिकली सभा को मैं उन्हें समर्पित करना चाहता हूं जो नाइंसाफी का शिकार होती रहती हैं, यानी पूनम जैसी गरीब लड़कियां। इस लड़की के साथ जो हुआ आपने न्यूज में जरूर देखा होगा। यह सिर्फ इसकी नहीं, उन सभी गरीब लड़कियों की कहानी है जिन्हें पेट पालने के लिए जिस्म बेचने पे मजबूर किया गया और नहीं तो रेप करके मार दिया गया। हर रोज इस दुनिया में ऐसी कितनी बेटियां इन हालातों का सामना करके दम तोड़ देती होंगी। इस तरह के हालात पैदा कौन करता है? वो लोग जो अपनी जरूरत से ज्यादा पैसा दबा के बैठे हैं, यानी मुझ जैसे लोग गरीबी को बढ़ाते हैं। इस दुनिया के जो 1% रईस लोग हैं, वही इस गरीबी की असली वजह है। एक और बात सुनिए, हर अमीर आदमी बिकली नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी जेब भरने के लिए किसी और की गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाए तो वो है असली बिकली। मिसाल के तौर पे, जब लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जिन लोगों ने ऑक्सीजन के दाम बढ़ाए, मास्क के, अस्पताल के, इलाज के, दवाइयों के डर के नाम पे कमाने वाले, वो थे बिकली। अपने दोस्त या रिश्तेदार के मुश्किल वक्त में उसकी चीजों को मदद के नाम पे कोड़ियों के भाव खरीदने वाला है एक बिकली। बीमार पति की बेचारी परेशान पत्नियों का, मरते बाप की मजबूर बेटियों का, बच्चों का इलाज के पैसे मांगने वाली लाचार माओं का मदद के बदले जो लोग शोषण करते हैं, वो है बिकली। கருப்பு பணத்தை சேர்த்து வச்சு கோயிலுக்கு காணிக்கை கொடுத்து கடவுளையே ஏமாத்துறான் பார், அவனும் ஒரு बिकली। लाखों गरीबों की जिंदगी मौत से बदतर इसलिए बनी हुई है क्योंकि उनका हक उन्हें दिया नहीं जा रहा। गरीबी उन पे थोपी जा रही है। आज से गरीबों का पैसा खा के उनका आराम छीन के आलीशान जिंदगी जीने वाले को बिकली कहेंगे। இப்போ ஆன்டி பிக்லி வந்துருச்சு, இனிமே பசியால யாரும் கஷ்டப்பட வேண்டாம்।
எல்லா ஊர்லயும் மிக குறைந்த விலையில ஆன்டி பிக்கிலி மளிகை பொருட்கள் கிடைக்கும். एंटी बिकली में आपको मिलेगा बढ़िया राशन, रहने का घर, अच्छे कपड़े, साबुन, तेल, जूते, चप्पल, स्कूल की किताबें और हर इलाज की सारी दवाइयाँ, और ये सब टॉप क्वालिटी का होगा। एंटी बिकली का एक ही लक्ष्य है, दुनिया से भुखमरी और गरीबी को दूर करना। अब से कोई अमीर गरीब को रौंद नहीं पाएगा, क्योंकि अब तक गरीब बेसहारा था, पर अब उनके पास बचने का कवच है एंटी बिकली। इस वक्त से एंटी बिकली गरीबों के लिए हमेशा उपलब्ध है। धन्यवाद। तुझमें हमने अवतार भगवान का देखा, एहसान तेरे शब्दों में ना होंगे बयां। करुणा का तू है जैसे सागर, ईश्वर बसता है तेरे अंदर। धन के लिए कब है पागल सारे, इंसानियत को है जैसे भूले। सब कुछ दिया तूने किरण आशा की बनके, सब कुछ दिया तूने किरण आशा की बनके। तुझमें हमने अवतार भगवान का देखा। ब्रेकिंग न्यूज, दुबई से चेन्नई के लिए रवाना हुई एक विदेशी फ्लाइट समुद्र के बीच में दुर्घटना का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से देश की जनता हिली हुई है। रेस्क्यू टीमें जहाजों और हेलीकॉप्टरों से लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। सर, दुबई से आने वाली फ्लाइट क्रैश हो गई है। हर न्यूज चैनल पे यही खबर है सर। उसमें हमारा पार्टनर शेख भी था। और जानते हैं प्लेन कहाँ जाके गिरा है? आपके बीच हाउस के ठीक सामने समंदर में। थोड़ा और आगे जाके गिरता ना तो शायद बीच हाउस तबाह कर देता सर। दुबई से चेन्नई जाने वाला जहाज इंजन फेल हो जाने की वजह से समुद्र में गिर गया। इस विमान में 160 यात्री सवार थे, जिनमें से 120 यात्रियों को बचा लिया गया है, पर 20 लोगों की जान चली गई है। कैमरामैन कार्तिक के साथ आग्रम वेंकट। बोलो इंस्पेक्टर, रिपोर्ट से क्या पता चला? 100 से ज्यादा लोगों को बचा लिया सर। मंत्री जी को भी बचा लिया। 30 लोग मारे गए और 15 की हालत नाजुक है। पर हैरानी की बात यह है कि मरने वालों में से 3 लोगों के शरीर के अंदर गोलियां थी और बॉडी बाकियों से ज्यादा सड़ी हुई है। वो उस प्लेन के यात्री भी नहीं थे। लगता है 10 दिन पहले किसी ने मार के उन्हें वहाँ फेंका था, क्योंकि लाशों के पैरों में भारी भारी डंबल बंधे हुए थे सर। Cause of death, doctor? இந்த 3 பாடியுமே below 40 years தான் இருக்கும். இவங்க 3 பேரையும் கொன்னவன் ஒரே கன்னை யூஸ் பண்ணி தான் கொன்னிருக்கான். அதுலயும் இந்த பாடியோட முகத்தை மட்டும் வெறியோட தாக்கி கொடூரமா சிதைச்சிருக்கான்.
இந்த புல்லட் யாரோட பேர்ல இருக்கு, அந்த கன் யாரோடதுன்னு விசாரிக்க. சற்று முன்பு கிடைத்த ஒரு மிக முக்கிய செய்தி. விமான விபத்து நடந்த பகுதியில் அழுகை நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட கொலை செய்யப்பட்ட உடல்கள் தொழிலதிபர் விஜய் குருமூர்த்தியின் நெருங்கிய நண்பர் அரவிந்த், விஜய் குருமூர்த்தியின் ஃபேமிலி டாக்டர் சிவா மற்றும் விஜய் குருமூர்த்தியின் ஆடிட்டர் இளங்கோ ஆகிய மூவருடையது என்று தமிழ்நாடு காவல்துறை அறிவித்திருக்கிறது. நெஞ்சை பதற வைக்கும் இந்த கொலைக்கான குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்க தமிழ்நாடு காவல்துறை தனிப்படை அமைத்துள்ளது. ये कंपनी के सिर्फ कर्मचारी नहीं, कंपनी के मजबूत स्तंभ थे। इन तीनों के दूर जाने का दुख मेरे पापा को खोने के दुख से भी बढ़कर है। आज इन तीनों नेक फरिश्तों की आत्मा की शांति के लिए मैं चाहूंगा आप सब खड़े होकर 3 मिनट का मौन धारण करें। गोपाल जी, बहुत दिनों से ये शाना लोगों का मसीहा बना बैठा है, तभी से मेरे को शक था। जिनका बॉडी मिला ना, वो लोग बहुत खतरनाक थे। सोचो जो उनको मारा वो कितना डेंजर होएगा। पर एक किस्मत का खेल है। देखो, प्लेन क्रैश ने पिक्चर क्लियर कर दिया। इसको बोलता है कर्मों का फल। अभी तू बाहर जा गोपाल, मैं बुलाता है। सुन, तू इधर आराम से बैठा है क्योंकि इस ठुल्ले ने मेरे को तेरी असलियत बताया। ये अपोजिशन के बाद चला जाता तो तेरे को मालूम तेरा क्या हाल होता। लेकिन इसकी फिक्र मत करना, तू बोल, गोपाल को मरवा देगा मैं। तू जनता का मदद करने का, उनका हीरो बनने का, पर अकेला नहीं, हमारा पार्टी में आके बस कोई छुएगा नहीं तेरे को। विजय का जायदाद का बंटवारा आपस में बाद में कर लेंगे। बेईमानी तो ईमानदारी से करो। जिसने आप पर भरोसा किया उसे मरवा देंगे। पैसा आपस में नहीं, गरीबों में ही बांटूंगा। भूख से बिलखना क्या होता है यह आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। मौत से बदतर चीज है, इसलिए मैं चाहता हूं उस तड़प से किसी को गुजरना ना पड़े। मुझे यह काम करने दीजिए सर, मैं हाथ जोड़ता हूं। आपको भी जनता की मदद करनी चाहिए सर। जनता को क्या देने का क्या नहीं मेरे को सिखाएगा। अभी बहुत हो गया तेरा, ये सब नाटक बंद कर और यहाँ से भाग। लेकिन मैं क्यों भागूं सर? जनता की मदद करना गलत है? किसी और के पैसे को अंगार लगाना गलत नहीं। तो खुद को ज्यादा होशियार नहीं समझने का। मैं तेरे को कटवा के तेरा धंधा अपना नाम करके और खुद उसका मालिक बन सकता है। सोच ले, मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं। जो गरीब जिंदगी में सब कुछ खो चुका है वो आपकी धमकी से नहीं डरेगा। सर, अफवाह है कि विजय गुरुमूर्ति संपत्ति का बड़ा हिस्सा गरीबों को दान करने वाले हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? वो संपत्ति विजय का, वो जो चाहे करे, मेरा शुभकामना उसके साथ। सर 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 बस एक और सवाल सर। सर 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 आपके पार्टी के वरिष्ठ मंत्री को कहना है कि आने वाले चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? सर कुछ तो बोलिए सर। नहीं हो रहा है सर, बताइए सर, हम जानना चाहते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। गली के गुंडा से लेके मैं बड़े से बड़ा इंटरनेशनल क्रिमिनल्स भी देखा है, लेकिन इतना खतरनाक आदमी मैं अपना पूरा जिंदगी में नहीं देखा है। इसलिए कल से ये कंपनी मैं नहीं चलाऊंगा, हेमा मैडम चलाएंगे। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, वही उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। उसको ढूंढने में बहुत टाइम भी लग सकता है, तब तक वो सारा पैसा खत्म कर देगा। आज के बाद कंपनी का भला बुरा सब कुछ हेमा मैडम देखेंगी। पेपर्स जल्द से जल्द बनवाइए सर। पर विजय क्यों? क्योंकि यही सही रहेगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। वक्त खुद ब खुद समझा देगा। उसका पैसे के बिना पार्टी टूट के बिगड़ जाएगा। इसके लिए उससे पैसा निकालने के लिए हमें उसको मजबूर करना पड़ेगा।
इनकम टैक्स विजय सर को बुलाइए। अब बॉस इस वक्त बहुत जरूरी मीटिंग में है। पहुंच गया सर दबोच ले उसको। विजय सर मीटिंग में तो घसीट के बाहर लेके आए, भिखारी है साला। सर नमस्ते सर, सीएम साहब ने आपके लिए बढ़िया बंदोबस्त किया। इन लोगों को बाहर भेज दो वरना ये भी लपेटे में आ जाएंगे। आप लोग जाइए, पर्सनल काम है, एकदम पर्सनल, पुराना हिसाब चुकाना है। चले दरवाजा बंद कर। शाणे सीएम साहब को हल्के में ले रहा है क्या? तू इज्जत से माना नहीं तो अपन को सारे पंटर लोग को लेके इधर आना पड़ा तेरी वाट लगाने के वास्ते। ये सड़ेली फोटो किसकी है बे? हाँ बोल, मान गया वो? नहीं, मार दिया सबको। तुझे क्या लगा था दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाला कमजोर फकीर गुंडों का मुकाबला क्या करेगा? मैं तेरा वो हाल करेगा कि तू अपना मौत का भीख मांगेगा। तू तो जानता है मैं विजय गुरुमूर्ति नहीं, सत्या हूं, जो बचपन से खतरों से खेलता आया वो सत्या। क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? जो काम मैं गरीबों के लिए कर रहा हूं वो काम तुझे खुद जनता के लिए करना चाहिए था। तू सबके सामने मेरी क्या पोल खोलेगा सीएम? मैं खुद सबको बताऊंगा और भीख में भी तुझे पैसे नहीं दूंगा। हेलो मैडम, आपने सही कहा था, मैं विजय नहीं हूं, मेरा नाम सत्य है। अरविंद, वो डॉक्टर और प्रवीण विजय को मार चुके हैं। पूरे देश को आश्चर्य में डाल दिया है। जो विजय गुरुमूर्ति के नाम से जी रहा है वो असल में वो है ही नहीं। वो तो एक भिखारी सत्या है जिसका दिमाग विजय के शरीर में है। जी हाँ, आपने सही सुना। आधी उम्र जेल में बिता चुका हूँ मैडम, बाकी आधी भी बिता लूंगा। चिंता तो मुझे सिर्फ एक ही बात की है, गरीबी के खिलाफ मैंने जो मुहिम शुरू की है उसे आप कभी बंद ना होने देना। मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है मैडम, और आपके साफ दिल पर। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अलविदा मैडम। वो विजय नहीं है, हम जैसा ही गरीब है, तभी मैं कहूँ वो हम गरीबों का दर्द कैसे समझता है, वरना ये मतलबी पैसे वाले लोग हम पर थूके भी ना। अजीब दुनिया है, जिसने सबका भला सोचा उसी को गलत ठहरा रहे, जैसे उसने गरीबों का भला करके कोई पाप किया हो। ये कलयुग का रावण राज है भैया। सुना है बचपन में अनाथ हो गया था और भीख मांग के अपना पेट पालता था। अरे तभी तो उस इंसान को हम बेसहारा अनाथों से इतनी हमदर्दी है। सिर्फ अपने फायदे के लिए गरीबों को लूटने वालों के बीच पहली बार कोई हमारा फायदा सोचने वाला आया है तो उसे मुजरिम बना दिया इन लोगों ने। जेल में रहते हुए उसने पढ़ाई करके देश की आर्थिक हालत को समझा। मैंने भी सुना। हर गरीब बच्चे को उससे कुछ सीखना चाहिए। ये गुरुमूर्ति के भाई का बेटा है अविनाश। ओह हेलो। अविनाश ही गुरुमूर्ति के धन का असली वारिस है। मेरे को सत्या को सजा दिलाने से मतलब नहीं है, खाली पैसा चाहिए। जब आप पावर में नहीं थे मैं तो तब भी कोई केस नहीं हारा,
अब तो आप पावर में हैं, कैसे हारने दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, जायदाद हमें ही मिलेगी। अरबपति विजय गुरुमूर्ति के हत्याकांड में प्रमुख आरोपी सत्या की आज सुनवाई है। उसके समर्थक भारी तादाद में कोर्ट के बाहर दिखे। इतनी सी अच्छाई एक इंसान ने क्या कर दी, सब पीछे ही पड़ गए। तरक्की करेगा ये देश। अरे गरीब था तो क्या हुआ, ऐसा देख के ईमान तो नहीं बदला। अपने लोगों का सहारा बना है, इसलिए हम उसका साथ जरूर देंगे। वकील साहब, आपने आज तक सैकड़ों केस लड़े हैं, पर इस अनोखे केस के बारे में आपका क्या कहना है? सही कहा, ये केस अनोखा तो है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी कानून व्यवस्था में ऐसा केस पहले कभी नहीं हुआ। बिजनेस टाइकून विजय गुरुमूर्ति को सुनवाई के लिए अदालत ले जाया जा रहा है। हम अदालत से आपको हर सेकंड की खबर देते रहेंगे। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन सुरेश के साथ मैं हूँ रिपोर्टर विनोद। கண்ணு தெரியாத எனக்கு இந்த உலகத்துல எது கருப்பு எது சிவப்புன்னு தெரியாது, தெரிஞ்சுக்கவும் ஆசைப்படல. ஆனா முறையா அந்த பிச்சைக்கார மனுஷனை பார்க்க ஆசைப்படுறேன். அந்த மனுஷனுக்கு தண்டனை கொடுத்தீங்கன்னா சட்டத்துக்கும் கண்ணில் தான் भगवान ने स्वयं उसे भेजा है हमारी मदद करने के लिए। अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो हम सब भी चैन से नहीं जी पाएंगे। सत्या अगर गलत है तो भी क्या हुआ, काम तो उसने सबसे सही किए हैं। वो चाहता तो सारा पैसा ऐशो आराम में खर्च कर सकता था, पर उसने उसे कहाँ खर्च किया, गरीबों की सेवा करने में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप ये मुकदमा शुरू कर सकते हैं। केस बड़ा पेचीदा है। ये भोला दिखने वाला इंसान एक बड़ा शातिर और खतरनाक इंसान है। ये सत्या एक भिखारी है, वास्तव में ये एक गुनाहगार है। इसका प्लान कोई मामूली नहीं था योर ऑनर। अपने गिरोह के साथ मिलकर इसने विजय को पकड़ा, अपने दिमाग को उसके सिर में डलवाया ताकि ये रातों रात अमीर बन जाए। ये है इस इंसान की घिनौनी असलियत। जो कोई नहीं सोच सका वो इसने करके दिखाया। काम होने के बाद जो भी इसका राज जानते थे उनकी लाशों को इसने समंदर के बीच पर बेरहमी से दफना दिया। इससे ये साबित होता है योर ऑनर कि सत्या का विजय गुरुमूर्ति की जायदाद पर कोई हक नहीं है। ये उसका 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता। मैं दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे इंसान को हमारे कानून की किताबों में जो भी सबसे कड़ी सजा है वो इसे दी जाए मिलॉर्ड। तुम्हारी तरफ से दलील पेश करने के लिए वकील नहीं है क्या? नहीं है सर। ऐसे कैसे? फिर तुम्हारी तरफ की कहानी आज इस अदालत को कौन बताएगा? जब कहानी मेरी है सर, तो मुझसे बेहतर उसे आप सबको भला कौन सुना पाएगा। और उसके अलावा मेरे पास वकील की फीस देने के पैसे नहीं है। मैंने विजय का एक भी पैसा कभी भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया है। इजाजत है जज साहब? ठीक है, बोलो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने तुम्हारे जितने जुर्म गिनाए हैं उसकी सफाई में तुम क्या कहना चाहोगे? जुर्म? मेरा जुर्म यही है कि मैं गरीब पैदा हुआ। जिस उम्र में स्कूल की परीक्षा देनी थी, मैं जिंदगी की परीक्षा दे रहा था। यह तो बता दिया कि सत्या ने उन तीनों को बेरहमी से मार के फेंक दिया, पर यह नहीं सोचा कि सत्या की लाश को कहां सड़ने के लिए छोड़ा। उस सत्या के बारे में कोई नहीं जानता। वही सत्या जो सिर्फ अपनी बहन के साथ सुकून से जिंदगी जीना चाहता था। सर, वो भूखे जानवर की तरह मेरे टुकड़े कर देते। अगर बचाव में मैं उन्हें नहीं मारता, क्या खुद को बचाना जुर्म है? जो आदमी पढ़ाने की आड़ में मेरी बहन को बेचना चाहता था, जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो ड्रग्स के झूठे केस में मुझे अंदर कर दिया। बहन को बचाना भी जुर्म था? जिंदगी भर ठोकरें जरूर मिली सर, पर इंसाफ नहीं मिला। और एक आध बार शायद मिल भी जाता, पर सैकड़ों बार कैसे मिलेगा? इस देश में लाखों लोग हर रोज नाइंसाफी का शिकार होते हैं सर, जिसकी वजह है उनकी गरीबी। मैं बस उसी का इलाज कर रहा था। जब लालची लोग छुप के गलत काम कर सकते हैं, तो फिर मैं छुप के
अच्छे काम क्यों नहीं कर सकता? योर ऑनर, इस तरह से कानून को हाथ में लेकर लोग मनमानी करने लगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। ये अपना दुखड़ा सुनाकर अदालत को गुमराह कर रहा है। जो पैसा विजय गुरुमूर्ति का था उसे सत्या को उड़ाने का हक नहीं है, नहीं है, नहीं है। अपना वकील ना लाकर और अमीर गरीब का मुद्दा बनाकर अदालत का मजाक बना रहा है, जो मुझे मंजूर नहीं। सजा सुनाइए इसे। मैं सजा भोगने को तैयार हूँ सर। मैं मान रहा हूँ कि मैंने कत्ल किए हैं। मुझे ना विजय के पैसे चाहिए ना उसकी जायदाद। बस इतना चाहता हूँ जो मुहिम मैंने शुरू की वो आगे भी चलती रहे। इतनी ही विनती है, वो वाह, बंद ना हो। मान गया। अगर तुम खुददार हो तो एक काम करो ना, तुम चुपचाप गुनाह कबूल कर लो और जेल चले जाओ। कुछ सालों बाद जब रिहा हो जाओगे तो दिमाग सही काम में लगाना और मेहनत करके अमीर बन जाना। फिर वो पैसा जिधर भी फूंकना है उधर फूंकते रहना। दूसरों के पैसों को दान करने वाला धर्मात्मा नहीं, फ्रॉड होता है। मिस्टर कृष्ण स्वामी, अगर मैं आपको मेरा केस लड़ने के लिए अभी 10 करोड़ दूं तो आप इसी वक्त मुझे विजय गुरुमूर्ति साबित करने में जुट जाएंगे। तो फ्रॉड कौन हुआ? पैसों के लिए आप मुजरिम को बेगुनाह और बेगुनाह को फांसी दिलवा सकते हैं। मैं चाहता तो विजय के पैसों से बड़ा वकील करके यहां से बाइज्जत बरी होकर निकल जाता, पर मेरा ज़मीर बिकाऊ नहीं है। आप माई बाप हैं, गरीबों का ये मौका उनसे मत छीनिए। मैं भीख मांगता हूं। माफी चाहता हूं योर ऑनर। आपने मार्केट में देखा होगा भिखारी ऐसे ही जान खाते हैं जब तक उन्हें पैसा ना दिया जाए। इनका धंधा ही है सामने वाले को खुद पे दया खाने पे मजबूर करना। पर ये अदालत है, यहाँ सबूत काम करते हैं, जज्बात नहीं। योर ऑनर, विजय गुरुमूर्ति की जायदाद पर अगर किसी का हक है तो उनके अपने खानदान के वारिस यानी गुरुमूर्ति के भतीजे अविनाश का हक है। योर ऑनर, इस जालसाज भिखारी को कड़ी से कड़ी सजा दें, मेरी अदालत से यही दरख्वास्त है। सर, मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा। ये गरीबी वो जहर है जो आदमी को एक झटके में नहीं बल्कि हर रोज धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मारती है सर। एक दूध पीते बच्चे की माँ का भूखमरी से दूध सूखना क्या होता आपको नहीं पता। मैं और मेरी बहन कचरे के डिब्बे से खाना ढूंढ कर खाते थे और उसे भी मेरी गरीबी ने मुझसे छीन लिया। लोग घर के पालतू जानवर पे महीने का 30,000 खर्च कर देंगे पर एक भूखे को एक वक्त का खाना नहीं खिलाएंगे। आपको भले ही नहीं दिखता उन लोगों का हाल, लेकिन मुझे तो दिखता है ना साहब। इनका ठेका भले कोई ना उठाए पर नजरअंदाज भी ना करे। मेरी योजना की वजह से सालों बाद गरीब भी जिंदा दिली से जीने लगा है सर। बस मेरी वजह से इनको सजा मत दीजिए। मेरे साथ जो करना है कर लीजिए। इस अजीबोगरीब मुकदमे में मुलजिम सत्या ने यह कबूल किया है कि उसने खुद अपनी जान बचाने के लिए उन 3 लोगों का खून किया जो विजय गुरुमूर्ति के भी कातिल थे। वजह चाहे जो भी हो, कत्ल एक बड़ा संगीन जुर्म है और कानून को हाथ में लेना गुनाह। इसलिए सत्या को कत्ल के जुर्म में और सबूत छुपाने के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई जाती है। आज इस केस से साबित हो गया कि इंसान का दिमाग उसकी रूह से बढ़कर है, क्योंकि दिमाग वो जगह है जहां इंसान का किरदार बसता है। किसी भी इंसान को भला या बुरा कुछ और नहीं, उसकी दिमागी सोच ही बनाती है। इसीलिए हमारे सामने जो मौजूद है वो विजय गुरुमूर्ति नहीं है, बल्कि उसके शरीर में बसा सत्या और सत्या का दिमाग बात कर रहा है। और विजय गुरुमूर्ति अब इस दुनिया में नहीं है तो उसकी दौलत इसकी जागीर नहीं है। इसलिए गुरुमूर्ति की जायदाद उनके भतीजे यानी उनके असली वारिस अविनाश को दे दी जाए। विजय गुरुमूर्ति का अंश मेरी कोख में पल रहा है सर। कुछ ही दिन पहले पता चला कि ये उसकी आखिरी निशानी है। हमारा बच्चा ही विजय गुरुमूर्ति की जायदाद का असली वारिस है। तुम कौन हो बेटी? हेमा, विजय की मंगेतर, वीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज की सेक्रेटरी। और जो भी
सत्या ने विजय के भेस में योजना बनाई थी। उसे वीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज जारी रखेगी और गरीबी मिटाने का प्रयास करेगी। योर ऑनर, विजय गुरुमूर्ति एक अरबपति था। उसकी तमाम गर्लफ्रेंड्स रही होंगी। इस तरह तो कोई भी किसी का भी बच्चा लाकर उसके वारिस होने का दावा कर सकता है। देखो, सेक्रेटरी होते हुए तुमने बॉस को जाल में जरूर फंसा लिया, पर अब मालकिन बनने का ख्वाब मत देखो। मिलॉर्ड, फिर भी मैं चाहूंगा कि तरस खा के इस लड़की को थोड़ा सा मुआवजा दे दिया जाए, जिससे कि ये अपनी जिंदगी। मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाले तुम होते कौन हो? ना पेस रहे। Something similar happened. तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या यही करते? जलील करते? बदतमीज! योर ऑनर, देखा आपने ये कैसे बात? चुप रहो, बिकाऊ इंसान है तुम, बिकाऊ। ये कुடும்பத்தை இழுக்கறா. You stupid fool, just shut up. இவள மாதிரி prostitute மோசமான கேரக்டர் உள்ள பெண்களா கோர்ட்டுக்கு வந்தா கோர்ட்டுக்கு தான் அவமானம். ஏய், வெளிய போடி. Should have known. You're a sellout, aren't you? Your mouth is where the money is. ऑर्डर। ये अदालत है, कोई सड़क का नाका नहीं। अदालत 10 मिनट के लिए मुलतवी की जाती है। क्या रे तू बंदर है? एक लड़की के उकसाने पे नाचने लगा, उसे पहला फुसला के दफा कर देता। गलती किया तेरे पे भरोसा करके। अरे सर, मैं ऐसे कैसे दफा कर देता उसे? वो अपना वकील और डीएनए रिपोर्ट साथ में लाई थी। जज साहब इस वक्त उन्हीं कागजात को देख रहे हैं। ये नया वारिस बीच में नहीं आता तो हम जीत ही चुके थे। ऐसा कीजिए, जज साहब को खरीद लीजिए। वकील, इधर बात 10-20 करोड़ का नहीं है, 1 लाख करोड़ का है। वो हाथ से गया तो फांसी लगा लेना। तो मेरे को अपने थोबड़ा दिखाने का नहीं। हेमा और उनके वकील ने जो मेडिकल रिपोर्ट लाके मुझे दिखाई, उससे यह साबित होता है कि उनका दावा बिल्कुल सही है, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक उसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो विजय गुरुमूर्ति का अपना ही खून है। அவரது சொத்துக்களை வேறு யாரும் உரிமை கொண்டாட முடியாது என்று இந்த நீதிமன்றம்। इसलिए विजय गुरुमूर्ति की जायदाद उसके असली वारिस को ही मिलनी चाहिए। बच्चे के बालिग होने तक विजय गुरुमूर्ति की सारी जायदाद संभालने की जिम्मेदारी अदालत विजय गुरुमूर्ति के वारिस की मां हेमा को सौंपने का हुक्म देती है। और अदालत ये भी चाहेगी कि सत्या ने जो गरीबी मिटाने की मुहिम शुरू की है उसे कोई आगे बढ़ाए, और इसलिए सत्या को मोहलत देती है कि वो कल तक उस काम को संभालने वाले सही इंसान को उसकी बागडोर सौंप दे। इसके साथ अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि सत्या को कल सुबह ठीक 11 बजे विजय गुरुमूर्ति के घर से जाकर गिरफ्तार किया जाए। ये अदालत सत्या की नीयत और उसके जज्बे को दिल से सलाम करती है। जय हिंद। शहर में चर्चा का विषय बने हुए सत्या उर्फ विजय गुरुमूर्ति को अब कुछ ही देर में उनके घर से गिरफ्तार किया जाने वाला है। पुलिस ने उनके घर के आसपास सुरक्षा को मजबूत किया है, क्योंकि लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ रहे हैं और हंगामा मचा रहे हैं। अगर ये देख के भी अमीरों की आंख नहीं खुली तो फिर लानत है उन सबकी जिंदगी पर। अभी नहीं सर, आईजी सर खुद उसे लेने गए हैं। सामने के दरवाजे पर बहुत भीड़ जमी हुई है, इसलिए उसे पीछे के रास्ते से लेके आएंगे सर। इसका नाम रानी है, मेरी छोटी बहन। अगर हो सके तो इसे ढूंढ देना, आपका बड़ा एहसान होगा। आपके साथ काम करना बड़े गर्व की बात थी। जा बच्चा, अच्छे कर्म कर। अच्छे कर्म तुझे तेरी खोई हुई चीज लौटा देंगे। सत्या, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी नियत में खोट थी, इसलिए तुम्हें समझ नहीं पाया, पर अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। इसलिए तुम्हारे लिए वो चीज लाया हूं जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है।
मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, और गलती से भी नहीं जाऊंगा, तेरा ख्याल रखूंगा। तेरी शादी हो गई? हाँ? ये मेरे पति हैं। मेरी बहन का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आओ मामा से बेटा, आओ शर्माओ मत। मुझे यहाँ नहीं रहना भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे छोड़ के मत जाओ भैया। मामा से पूछो वो कैसे हैं बेटी। आप कैसे हैं मामा? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। नाम क्या है तेरा? सत्या। सत्या। भैया चप्पल के बिना चल चल के पैर छिल गए। तेरे लिए कल चप्पल ला दूंगा। माफ करना सत्या, तेरा मामा इतने सालों बाद तुझसे मिल रहा है, वो भी खाली हाथ। सर, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। जा बच्चा जा, अच्छे कर्म कर, अच्छे कर्म तुझे तेरी खोई हुई चीज लौटा देंगे। குளி பறிப்பான் தூங்க வச்சு கழுத்திருப்பான் முடிச்சுக்கிட்டா பொய்யாக சிரிப்பான்
Pagdating na ang bababa. Pagka